सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगीड़ में। तो आज जो है हम जो पेपर नंबर 6 हुआ था आपका, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं पूरे पेपर का। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जितना भी पार्ट था लगभग जो मैंने एक ही वीडियो में उसको करवा दिया है। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो कृपया वो देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टि परक है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा मॉडल जो है वो व्यष्टि का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्यष्टि का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है ये गुणक को दर्शा रहा है जिसका अध्ययन हम समष्टि में करते हैं। ठीक है, और ये मुद्रा से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, जो कि हम उसमें मैक्रो में पढ़ते हैं, सॉरी समष्टि में पढ़ते हैं। ठीक है, गुणक भी समष्टि में, और ये ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन भी हम समष्टि में पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है ये। ठीक है, और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये मांग फलन दे रखा है। ठीक है, तो मांग का जो नियम हम वो व्यष्टि में पढ़ते हैं, तो इसका होगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं में से उद्योगों से संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है। कौन सी शीर्ष संस्था इनमें से आईसीआईसीआई है, आईआरसीआई है या आईडीबीआई है। तो इनमें से जो है वो आईडीबीआई जो शीर्ष संस्था है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकाल में फर्म का संतुलन कहाँ होता है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में डाउट है। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और वैसे ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म का संतुलन कहाँ होता है। ठीक है, दीर्घकाल में फर्म का संतुलन वो जहाँ पर सीमांत लागत, औसत लागत, ठीक है, सीमांत आगम ये सारे बराबर होते हैं, वहाँ पर उसका संतुलन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की, बजट संबंधी प्रलेखों में निम्न में से किस प्रकार के घाटे का उल्लेख किया जाता है। कौन से प्रकार के घाटे का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वित्तीय घाटे को छोड़कर, ये वित्तीय घाटे को छोड़कर राजस्व घाटा, बजट का घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सभी का जो है बजट संबंधी प्रलेखों में उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा 1 2 3 4 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। इसके बाद में छठा प्रश्न है 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए वैध हैं। कौन सी अवधि के लिए वैध हैं। तो 12वें वित्त आयोग की जो संस्तुतियां हैं, ठीक है, वो 2005 से 10 के लिए, 2005 से 2010 के लिए हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सी रंगराजन थे। ठीक है, और जबकि 11वें वित्त आयोग की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष है वो ए एम खुसरो थे। कौन थे? ए एम खुसरो। तो इसका जो होगा वो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा 2005 से 2010 तक। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ठीक है, माइनस बराबर, सॉरी एक मिनट, राजकोषीय घाटे की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, या प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इसका ए होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका ए होगा। ठीक है, इसके बाद में 8वां प्रश्न है, सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी। न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 50 करोड़ रुपए थी। और आपको पता है ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। नौवां प्रश्न है, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, या शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, या केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालीन ऋण लेकर। तो इसका होगा सी। ठीक है, इसके बाद में 11वां प्रश्न है
कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया। कौन सी प्रणाली की सहायता से बनाया गया? तो ये जो है गणितिक प्रणाली की सहायता से बनाया गया। कौन सी सहायता, किसकी सहायता से? गणितिक प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। सॉरी इसमें आपके बी आएगा जी, बी आएगा निगमन प्रणाली की सहायता से। ठीक है, इसमें मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, इसका बी आएगा निगमन प्रणाली की सहायता से। रिकार्डो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरा ध्यान जो है वो 11वें प्रश्न पर चला गया था, इसे मैं अंदर ही अंदर इसको पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसका बी आएगा निगमन प्रणाली की सहायता से। ठीक है, इसके बाद में 11वां प्रश्न है, दिव्याधिकारी विशेष दशा है। दिव्याधिकारी किसकी दशा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें हम, ये जो है अल्पाधिकार के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? अल्पाधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद में 12वां प्रश्न है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की दीर्घकालीन साम्य में, एकाधिकारी प्रतियोगिता की दीर्घकालीन साम्य में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए कि दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल जो है दीर्घकाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें आप क्या आएगा? सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। क्या? सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए, पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का कारण है। ठीक है, इसके नीचे होने का कारण और परिणाम दोनों ही है, यानी कि पूंजी की कमी जो है, पूंजी की कमी जो है वो अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का कारण भी है और ये परिणाम भी है। ठीक है, इसका सी होगा। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो ये आपको बताइए, गेट के सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, व्यापार संगठन है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो मार्शल थे। ठीक है, इसके बाद में 17वां प्रश्न है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के ये अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो केसी पंत थे। कौन थे? केसी पंत थे। ठीक है, और 11वें के जो एएम खुसरो थे और 12वें के जो है रंगराजन थे, याद रखिएगा। ठीक है, 10वें के तो हैं आपके केसी पंत, 10वें के केसी पंत, और बात करें 11वें के, 11वें में आपने याद रखना है खुसरो। क्या याद रखना है? खुसरो। और बात करें 12वें की, ठीक है, 12वें में आपने याद रखना है क्या? रंगराजन। क्या? रंगराजन आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 देखिए, कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कीमत नेतृत्व की बात हो रही है, तो केवल कीमत नेतृत्व अपना लाभ अधिकतम करता है, संयुक्त लाभ अधिकतम किए जाते हैं, कोई भी अपना लाभ अधिकतम नहीं कर पाती, यह प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करती है। तो इसका सही आंसर होगा केवल कीमत नेतृत्व अपना लाभ अधिकतम करता है। ठीक है, इसका ए होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच कितनी होगी? ठीक है, तो इसका जो आपके राइट आंसर आएगा 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसे हम निकालेंगे कैसे? तो फॉर्मूला लगाएंगे ए आर। ठीक है, ए आर बटा में ए आर माइनस एम आर, ए आर बटा में एम आर। ए आर कितना है? यानी कि यहाँ पर वस्तु की कीमत दे रखी है 50 रुपये। ठीक है, 50 माइनस 50 एम आर, यानी कि सीमांत आय कितनी दे रखी है? 40। तो ये हमारे पास आएगा 50 बटा में 10, और इसको काटेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा? 5। तो इसका होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 20वां प्रश्न है कि मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय कौन से हैं? तो ये आपके जो है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना और नकदी कोष अनुपात को घटाना, ये दोनों ही हो जाएंगे आपके बी और सी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपाय अपनाए जाते हैं, उनमें वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकद कोष अनुपात को घटाना, बैंक दर को घटाना, परिवर्तनशील दरों को घटाना, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है,
ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रावेगिक उपभोग फलन का है। प्रावेगिक उपभोग फलन का जो है वो सी नंबर जो ऑप्शन है आपके प्रावेगिक उपभोग फलन का, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 22वां प्रश्न, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। 22वां प्रश्न है, तो राजकोषीय नीति में कर नीति और व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है, क्या ये बात इसकी सही है क्या, ठीक है। 22वां प्रश्न है, तो ये बात इसकी सही है। इसके बाद में बी नंबर ऑप्शन है, राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंधन से है, ये भी सही है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, ये बात इसमें कथन सही नहीं है, तो इसका होगा डी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, 1990 से 91 वित्तीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में था, तो जीडीपी कितने प्रतिशत में था, 8.3% में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न, सकल लाभ बराबर क्या होगा। सकल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत कुल अस्पष्ट लागत, ठीक है, सी नंबर। इसके बाद में 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है, ठीक है। 25वें में आपके या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। अगर बात करें अल्प विकसित देशों में तो इसमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो 25 नंबर का आपके बी आएगा। 26 नंबर, विस्फोट चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम कैसा होता है, घटता है, यथावत रहता है, बढ़ता है, कूदता हुआ होता है, परंतु असतत होता है, ठीक है, ये आएगा। एक और मैं बात आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रश्न में आपके डाउट है, ठीक है, और बाई चांस कुदरती कोई प्रश्न का आंसर जो गलत बता दिया जाता है तो उसे अन्यथा ना लें, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका सही आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, उसे अन्यथा ना लें, ठीक है। तो किसी भी अगर आपके प्रश्न में डाउट लगे तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी जैसे ही कोई प्रश्न में डाउट होते हैं तो बच्चे जो है कमेंट में बताते हैं, उनको बाद में ग्रुप में डिस्कस भी की जाती है और उनका सही आंसर भी बता दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील कर वह है, प्रगतिशील कर वह है, कौन सा है प्रगतिशील कर। देखिए, प्रगतिशील कर वे होते हैं जिनमें आय में वृद्धि के साथ कर में भी क्या होती है, कर की दर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जिसमें आय वृद्धि के साथ कर की राशि बढ़ती है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की राशि समान रहती है, जिसमें आय वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है। तो मैंने यही बोला था, कर की राशि नहीं बढ़ती, कर की दर बढ़ती है, ठीक है, प्रगतिशील कर में, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है लगान। देखिए, लगान की अगर यहाँ से बात करें तो वो भूमि श्रम पूंजी से प्राप्त होता है, भूमि श्रम पूंजी से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न है, मुद्रा एवं साख की मात्रा नियंत्रित करने की नीति को क्या कहते हैं। मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न है कि एकाधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच, एकाधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच शून्य होती है, इकाई से कम होती है, या इकाई के समान होती है, या इकाई से अधिक होती है। तो एकाधिकारी के लिए जो है लोच कैसी होती है, आड़ी लोच शून्य होती है, कैसी होती है, शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई दूसरी नज़दीकी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, यानी कि जहां पर फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता रहा है, बढ़ता रहा है, तो इसका आएगा बढ़ता रहा है, ठीक है। इसके बाद में 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 32 नंबर है, तो ये आपके लाइमस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए, ये वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जो है विपरीत संबंध को बताता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपके 34वां प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो है स्फीति दर तथा बेरोजगारी की दर में संबंध को दर्शाता है, तो इसका ए होगा। इसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है
35 नंबर प्रश्न है, यदि कीमत मांग की लोच आपके ये दे रखी है इसने डेल्टा एक्स बटे एक्स, ठीक है, फिर डेल्टा पी बटे पी हो तो डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर 0 हो तो कीमत मांग की लोच क्या होगी, कीमत मांग की लोच क्या होगी, तो शून्य ही होगी, क्या होगी, शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ पर हम बात करें, ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी नंबर मान लिया जाए, कोई भी संख्या मान ली जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। अगर इसका विपरीत हो, इसका विपरीत ऊपर कोई संख्या हो, ठीक है, नीचे मान लो शून्य हो, तो उसका अंत अपना आंसर आएगा अनंत आता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न देखिए कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है, आयोजन की कोई भूमिका नहीं होती, आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है। प्रदत्त कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का हमने यहाँ पर बात करनी है, तो यहाँ पर बात करें भारत में आयोजन की सांकेतिक भूमिका, ठीक है यह, और यह निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है। तो इसके आपके जो एक नंबर जो है, 1 नंबर और 3 नंबर सही होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में है, 37 नंबर तो आपको ये पता ही होगा, संरक्षण के पक्ष में है। इसके बाद में 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जबकि जो आय कर है, संपत्ति कर है, मृत्यु कर है, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, जो साख का नियंत्रण और नियमन करना है वो केंद्रीय बैंक का कार्य है, न कि वाणिज्यिक बैंक का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है कि कार्टेल किस बाजार का भाग है, कार्टेल किस बाजार का भाग है, तो 40 नंबर, ये अल्पाधिकार मार्केट का एक भाग है, किसका, ये अल्पाधिकार मार्केट का एक भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है, सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है, कौन स्थिर नहीं रहता है, तो इसके मॉडल में जो है बचत पूंजी श्रम अनुपात जो है वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, सोलो के समृद्धि मॉडल में पूंजी श्रम अनुपात स्थिर नहीं रहता है, जबकि बचत आय का अनुपात है, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि है, ये स्थिर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से औसत स्थिर लागत AFC वक्र OX को अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्यों नहीं करता ये स्पर्श, ठीक है, क्योंकि AFC कभी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है, इसका होगा आपके 43 का A नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की कि मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, ठीक है। इसके बाद में 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है, अल्पाधिकार में अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, एक क्रेता अनेक, देखिए इसमें कुछ विक्रेता अनेक क्रेता होते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसे नोट निर्गत करने का अधिकार है, किसे है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रायोगिक निवेश फलन नहीं है, तो आपका ये जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में 48 नंबर, भारत की केंद्रीय सरकार को किस साधन से आय प्राप्त नहीं होती है, तो व्यापार कर से आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे 49 नंबर क्वेश्चन की, करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होता है, 49 का, तो करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होता है मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में, मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में, ठीक है। 50 नंबर, हेरड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप क्या है, तो S1 बराबर B/T, ठीक है, ST बराबर B/T, ठीक है।
ये अच्छे से आपको ये समझाया है क्लास में। इसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना जो है मुद्रास्फीति का कारण है, ठीक है। इसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता, इसके कारणों में कौन असत्य है? कौन सा असत्य बताना है, ठीक है। तो सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, ठीक है। और जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण भूमिका का समतलीकरण नहीं पूर्ण नहीं हुआ, ये भी सही, ये भी इसकी आएगी बात अंदर। कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये सभी बातें इनकी असत्य आएंगी, ठीक है। इसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित करों में कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? केंद्र द्वारा जो है राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है, तो इसमें आएगा उत्पाद शुल्क। कौन सा? उत्पाद शुल्क, ठीक है। इसके बाद में 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं में से किस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम समृद्धि दर प्राप्त कर ली है? 54 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा 8वीं, ठीक है। इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को कुछ ट्रेड यूनियनों के नाम और सूची 2 में उन्हें मान्यता प्रदान करने वाले राजनीतिक दल का नाम दिया गया है, तो इसे हमें मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 55 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस, ए का जो आपके आएगा कांग्रेस, क्या आएगा? ए का 3 नंबर आएगा, ठीक है। कांग्रेस से कांग्रेस, ठीक है। तो ए का 3 जो है आपके सभी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी हम नहीं बता सकते। इसके बाद में बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। इसमें आप क्या आएगा? CPI, क्या आएगा? CPI, बी का 4, बी का 4, तो ये आपके जो है डी में आ रहा है, बी का 4। और सेंट्रल इसके बाद में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, ये इसके CPIM आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो रह गया वो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन किसी आवर्ती बंटन के संचयी आवर्ती वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है? कौन सा प्रदर्शित करता है? तो मध्य का प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ क्या है? ठीक है, तो ज्ञात जोखिम का पुरस्कार है या अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है? तो ये आप क्या है? अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ठीक है। इसके बाद में 58 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है जहां पर, कहाँ समाप्त होती है? जहां पर जो MP वक्र जो है AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे, ठीक है। इसका हो जाएगा डी। इसके बाद हम बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता विक्रेता बालक आधा आधा बंट जाए, ठीक है, विक्रेता पर आधा आधा बंट जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी? देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगाने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता विक्रेता दोनों पर बराबर बराबर, ठीक है, दोनों पर बराबर बराबर बंट जाए तो मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। क्या होती है? इकाई के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने व्यय पर लगाने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से, तो इसका आपके काल्डोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? काल्डोर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 61 नंबर, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक की बात हो रही है, सबसे बड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके बाद में 62 नंबर प्रश्न है, कार और पेट्रोल का उपभोग किया जाता है, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है, क्योंकि कार एवं पेट्रोल दोनों कैसी वस्तुएं हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों जो है पूरक वस्तुएं, साथ साथ प्रयोग की जाने वाली, ठीक है। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग किसने दिया था? ये आपको पता ही होगा, 63 का आपको कल ही क्लास में इसे करवाया है, ठीक है। तो हैबरलर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? हैबरलर के द्वारा। इसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है कि रोजनस्टीन रोडन ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। तो उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं हैं, मांग की अविभाज्यताएं, बचतों की अविभाज्यताएं
तो इसमें आपके सभी आएंगे, उत्पाद फलन की भी, मांग की भी, बचतों की, ठीक है, इसका डी होगा, ठीक है। इसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य क्या है? सहज समृद्धि, ठीक है, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ है जब किसी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो, ठीक है, जब किसी साधन तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा यह दर समय के प्रति स्थिर रहे तो उसे सहज समृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है, डी होगा इसका। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 66 नंबर प्रश्न देखिए, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये शब्द किसका है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नरक से का है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 67, अनुकूलतम फर्म वह है जिसकी औसत लागत जो है न्यूनतम हो, जिसकी औसत लागत जो है न्यूनतम हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जिसकी औसत लागत न्यूनतम हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवेश दर से पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो देश के आर्थिक विकास की दर होगी। यदि निवेश दर से पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो देश के आर्थिक विकास की दर कैसी होगी? तो कम होगी, क्या होगी? कम होगी, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है डोमर मॉडल की बात हो रही है, यदि जो निवेश दर है, यहाँ पर बात करें अपने निवेश की दर है, अगर ये, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है, निवेश दर से पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आने लगेगी और विकास की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? शुम्पीटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो वह है, ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो कैसी वस्तु का उदाहरण है? ये हीन वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। जब उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होती है तो हीन वस्तुओं की मांग कम कर देता है और विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करता है, तो इसका आएगा ए। इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है कि गोसेन का प्रथम नियम है, गोसेन का प्रथम नियम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोग सॉरी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है? ये प्रश्न आपका फिर से रिपीट हो गया है, IDBI, ठीक है। इसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न देखिए कि मांगजन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सर्जित नहीं होती है? तो मांगजन्य मुद्रास्फीति का तात्पर्य मांग की अधिकता से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऊंची कर दर, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये कह रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, तो यहाँ पर बात करें हम एक डायग्राम, एक पैनल के द्वारा इसे समझते हैं। यह मान लीजिए कुल उपयोगिता है, ठीक है, और ये यहाँ पर मान लीजिए अधिकतम है, ठीक है। अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो वहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पर देखिए ये अधिकतम है और यहाँ पर जो अपनी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? शून्य है, ठीक है, तो इसका सी होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा 75 नंबर प्रश्न है कि भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना था? ठीक है, तो 929 था, कितना था? 929 था, बी हो जाएगा इसका। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 76, किसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव और लाभप्रद होता है? तो आपके आएगा लागतों में पूर्ण अंतर, ठीक है, लागतों में पूर्ण अंतर, ठीक है, लागतों में पूर्ण अंतर और लागतों में तुलनात्मक अंतर,
सी, ये दोनों होगा। ठीक है, ये बात हो रही है रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपके लागतों में पूर्ण अंतर और लागतों में तुलनात्मक अंतर ये दोनों आएंगे। ठीक है, और 77 नंबर है, एक अपवाद वाली मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, ठीक है, एक देखिए एक अपवाद वाली मांग वक्र वह होती है जिसकी ढाल जो है दाहिनी ओर ऊपर उठती हुई हो। ठीक है, इस तरफ हो, ऐसे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसका होगा आपके ए नंबर। ठीक है, इसके बाद में 78 नंबर प्रश्न देखिए कि हीन पदार्थों के संदर्भ में, हीन पदार्थों के संदर्भ में जो है प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है परंतु आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी के विषम चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको पता ही है, बहुत बार प्रश्न आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे मजदूरी नगद रूप में नहीं दी जाती, नगद रूप में नहीं दी जाती बल्कि अनाज के रूप में दी जाती है। नगद रूप में नहीं दी जाती बल्कि अनाज के रूप में दी जाती है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोफेसर सैमुअलसन है। कौन है? प्रोफेसर सैमुअलसन है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 82 नंबर प्रश्न देखिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांतों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये आपको पता ही होगा। तो ये आपको बता दें, डेविड रिकार्डो, जिन्होंने एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की आलोचना करके जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका होगा डेविड रिकार्डो। ठीक है, इसके बाद में 83 नंबर प्रश्न देखिए, तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ होगा जब, तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ तब होता है जब श्रम बचतकारी और पूंजी बचतकारी होगी। ठीक है, तो इसमें आपके ए और बी दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? तो समरूप वस्तुएं, उद्योग में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश, क्रेता विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होता है। प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होता है। इसके बाद में 86 नंबर प्रश्न देखिए कि तटस्थ वक्र की निम्न विशेषताओं में से एक गलत है, उसे बताइए। तो बात करें तटस्थता वक्र की, उदासीनता वक्र की, तो तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ये मूल बिंदु की उन्नतोदर होते हैं जी, ये मूल बिंदु की उन्नतोदर होते हैं। ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र जो है कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। वह सदा एक्स अक्ष को छूता है, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, ये बात इसकी क्या है? गलत है, वो एक्स अक्ष को नहीं छूता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोहा वार्ता हुई थी, 87 नंबर, एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमत क्या होगी? 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर हम बात करें तो इसे निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे, n-1, ठीक है, बटा में 2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर हमारी 10 है, 10 - 1 बटा में 2, इसे काट दो, इससे 5, 5 10 में से 1 गया, बचा हमारे पास 9, गुणा होगा तो आएगा 45। क्या आएगा? 45। ठीक है, इसके बाद में आएगा 88 नंबर, दोहा वार्ता कहाँ हुई थी? दोहा वार्ता कहाँ हुई थी? तो आपके ये जो है कतर में हुई थी दोहा वार्ता। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की एक महत्वपूर्ण वार्ता है जो अरब देश के कतर की राजधानी, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में 89 नंबर प्रश्न देखिए, 89 नंबर प्रश्न, 1996-97 के उत्तरार्ध के लिए मौद्रिक नीति में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR को घटाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसमें आपके आएगा 2% तक। कितना? 2% तक। ठीक है, इसके बाद में 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न है कि मांग की आड़ी लोच को व्यक्त किया जाता है, मांग की आड़ी लोच को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है?
तो इसे व्यक्त किया जाता है x वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, y वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आपका ए नंबर होगा। इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है जी? इसमें आपका संपत्ति कर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। 92 नंबर प्रश्न है, रेगनर नर्कस के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार बचत क्षमता को घटाता है। क्या करता है? बचत क्षमता को घटाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें रेगनर नक्शे के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार जो है राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग जो उपभोग कर जाता है, इसलिए बचत कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न की बात करें। 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें केन गंगा की, ये इससे संबंधित नहीं है। केन गंगा का संबंध जो है केनरा बैंक से है, जबकि बाकी जो तीनों हैं उनका संबंध जो है यूनिट ट्रस्ट से है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। भारत में वृद्ध क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग जो है ये सबसे पुराना उद्योग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न की बात करें कि किस बाजार संरचना में किसी फर्म का मांग वक्र उसका औसत आगम वक्र व सीमांत आगम वक्र भी होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का मांग वक्र है उसका औसत आगम वक्र व सीमांत आगम वक्र भी होता है। ठीक है, इसके बाद में 96 नंबर प्रश्न है, कुल मुद्रा पूर्ति जो चलन मुद्रा के परिणाम और बैंकों की कुल जमा तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा का योग होती है, तो भारत में क्या कही जाती है? वो M3 कही जाती है। क्या कही जाती है? M3, जिसमें कि M2 शामिल होगा, प्लस जितने भी व्यापारिक और सहकारी बैंकों की जो समय बचते हैं, ठीक है, सावधि जमा हैं, वो इसमें शामिल होंगी। ठीक है, इसके बाद में 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न है कि यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी। कैसी स्थिति होगी? ये प्रछन्न बेरोजगारी की होगी। कैसी कंडीशन होगी? ये प्रछन्न बेरोजगारी की स्थिति होगी। ठीक है, इसके बाद में 98 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उपयोगिता का सृजन करना जो है, उपयोगिता का निर्माण करना, उपयोगिता का सृजन करना जो है वो उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु जो है वो प्रभावपूर्ण मांग है। क्या है? प्रभावपूर्ण मांग है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने 100वें प्रश्न की तरफ। आज के पेपर के हम 100वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 100वां प्रश्न है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, इसके बाद में 101 नंबर प्रश्न है कि कथन ए दे रखा है हमें कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पर उदय होता है, और कथन आर है यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 101 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पर बात करें लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, जो लगान साधन की विशिष्टता का प्रतिफल है, लगान साधन की विशिष्टता का प्रतिफल है। जो साधन जितना विशिष्ट होगा लगान की मात्रा उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रकृति प्रचुर मात्रा में भूमि मनुष्यों को प्रदान करती है, अतः लगान प्रकृति का निःशुल्क उपहार नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है, व्यंजक हमें दे रखा है एक। ठीक है, और ये व्यंजक हमें दे रखा है और बताना है इसका प्रयोग किसमें होता है। तो इसका जो प्रयोग है वो लॉन्ग रेंजेस की पद्धति में होता है। ठीक है, लॉन्ग रेंजेस की पद्धति में इसका प्रयोग होता है, और इसे ठीक है ये क्या कहा जाता है? लॉन्ग रेंजेस गुणांक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 103 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र बढ़ती हुई सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा होता है जहां पर औसत परिवर्तनशील लागत से ऊंचा होता है। क्या होता है? औसत परिवर्तनशील लागत से ऊंचा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बात करें तो ये मान लीजिए हमारा ABC है। ठीक है, ABC है। ठीक है, ये मान लीजिए
AC है और इन्हें न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ क्या आ जाएगा, हमारा सीमांत लागत वक्र आ जाएगा। ठीक है, और बात करें पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जो है बढ़ती हुई सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा होता है जहां पर औसत परिवर्तनशील लागत से ऊंचा होता है। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत से ऊंचा होता है। ठीक है, इसके बाद में 104 नंबर प्रश्न की बात करें कि अवमूल्यन के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभावों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, जे प्रकार के वक्र द्वारा, किसके, जे प्रकार के वक्र द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 105 नंबर प्रश्न, सोलो प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन सा एक सत्य नहीं है। तो आपको बता दें यह क्लासिकीय बचत फलन की मान्यता पर आधारित है, ये बात इसकी सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें सोलो मॉडल जो है वो बचत फलन की मान्यता पर आधारित नहीं है। सोलो ने आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल की रचना हेरर डोमर मॉडल के विकल्प के रूप में की थी। ठीक है, यह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में 106 नंबर प्रश्न है, कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को समझाया जाता है, किसके द्वारा समझाया जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा लेफर वक्र द्वारा, किसके द्वारा, लेफर वक्र के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 107 नंबर प्रश्न देखिए कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर के कारण, राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर के कारण। यहाँ पर बात हो रही है रिकार्डो के, ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की। ठीक है, रिकार्डो के अनुसार लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार जो है संबंध निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 108 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में जो है दारिद्र्य जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है आपके JN भगवती को, किसे जाता है, JN भगवती को जाता है। 109 नंबर प्रश्न है, शून्य आधार बजट के विचार के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको पता ही होगा पीटर ए पायर थे, पीटर ए पायर थे। ठीक है, इसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुनर्क्रय विकल्प यानी कि रेपो केवल उपलब्ध है। ठीक है, तो रेपो केवल जो है सरकारी प्रतिभूतियों पर उपलब्ध है, किस पर उपलब्ध है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ही ये उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद में 111 नंबर प्रश्न है, केंजियन अर्थशास्त्र में कुल विनियोग व्यय दिया होने पर बचत की प्रवृत्ति में क्या हो वृद्धि, बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि जो है वो क्या करेगी, आय में कमी लाएगी। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 112 नंबर प्रश्न है कि वेगनर नियम को निम्न रूप से भी संबोधित कर सकते हैं, किस रूप में। तो ये हम राज्य के बढ़ते सार्वजनिक व्यय का नियम के रूप में भी इसे हम संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, 113 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी की रेखा का निर्धारण कैलोरीज के न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका आएगा आपके 2400 कैलोरी। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण 2400 कैलोरी के न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर किया जाता है, और शहरी के लिए ये 2100 है। कितना है, 2100 है। ठीक है, ग्रामीण के लिए 2400, शहरी के लिए 2100। इसके बाद में 114 नंबर प्रश्न है कि सैमुअलसन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन पर, ठीक है, पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न आ गया है जी आप आज का। ठीक है, बस 6 ही प्रश्न हो रहे हैं। तो ल्यूनतिफ विरोधाभास परिणाम है, ल्यूनतिफ विरोधाभास परिणाम है अनुभविक जांच का। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है हेक्सर ओहलिन सिद्धांत आएगा, अवसर लागत सिद्धांत, या प्रति मांग सिद्धांत, या तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो 115 नंबर का आपका आएगा हेक्सर ओहलिन सिद्धांत। ठीक है, ल्यूनतिफ विरोधाभास जो है वो हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की अनुभविक जांच का परिणाम है। ठीक है, तो इसका आपका ये होगा। 116 नंबर प्रश्न है, कीन्स के तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ब्याज की दर में कमी लाएगी, या विनियोग व्यय में वृद्धि करेगी, या रोजगार के स्तर में वृद्धि लाएगी, या ब्याज की दर विनियोग तथा रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका आपका आएगा डी आएगा। ठीक है, कीन्स की तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ब्याज की दर विनियोग तथा रोजगार पर कोई भी प्रभाव नहीं लाएगी। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं लाएगी। ठीक है, इसके बाद में आएगा 117 नंबर प्रश्न, ड्यूजनबरी द्वारा
प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में कैसा होगा? तो आपके जो 117 नंबर का आएगा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है। ड्यूजनबरी ने सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था और ड्यूजनबरी के अनुसार जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर जो है उपभोग फलन की तुलना में कम होगी। ठीक है। और इसी को उन्होंने रेचट प्रभाव क्या कहा था? क्या कहा था? रेचट प्रभाव कहा था। ठीक है। इसके बाद में 118 नंबर है कि परस्पर निर्भरता से तात्पर्य है जब प्रत्येक फर्म जो है वो क्या करे? परस्पर निर्भरता से तात्पर्य है जब प्रत्येक फर्म क्या करे? जब प्रतिद्वंदी की रणनीति का ध्यान रखे। ठीक है। इसके बाद में 119 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकारी के अंतर्गत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग वक्र का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो इसमें आपका आएगा पॉल स्वीजी ने। देखिए, अल्पाधिकारी बाजार में कीमत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग वक्र का प्रयोग पॉल स्वीजी ने किया था और ये 1939 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है। डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली में। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये सिद्धांत में बताता है कि एक बार कीमत निर्धारित हो जाने पर किस प्रकार स्थिर रहती है। ठीक है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार रुचि एवं वरीयताएं दिए होने पर जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजनादि पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है? तो आपके आएगा एंजिल का नियम। क्या आएगा? एंजिल का नियम। ठीक है। तो ये आपके 120 प्रश्न जो आपका पेपर नंबर 6 था उसके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब आप अपने स्तर की जांच कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। और आपके जो पेपर नंबर 7 है और 8 है उनका जल्दी आपको सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।